जोग्राफिकल आइसोलेशन, भौगोलिक पृथक्करण, यानी कि जीव जंतुओं का एक दूसरे से दूर होना, पृथक होना जो है पृथक्करण कहलाता है, एकाकी होना। अब उसमें भौगोलिक कारक जो है कौन कौन से होते हैं जिनके कारण कि उनमें आइसोलेशन होता है। तो जंतुओं का अभी इस समय जो हम डिस्ट्रीब्यूशन और जो उनके फॉसिल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है उनके अगर स्टडी करें तो जो 6 भूजैविक प्रदेश है उसमें बहुत सारी जो है असमानताएं देखने को मिलती है। पृथ्वी की जो भूगर्भिक हलचलों के कारण महाद्वीप जो एक दूसरे से पृथक हुए हैं और जंतुओं में उसके कारण एकाकीकरण उत्पन्न हुआ और अलग अलग और इससे हर एक महाद्वीप में अलग अलग तरह से जीव जंतुओं का विकास हुआ। तो किसी न किसी कारण से, किसी बैरियर के कारण से जीव जंतु अलग हुए, अलग होने के बाद उनका विकास हुआ तो उनमें असमानताएं डेवलप हुई। अगर इनको हम विस्तृत रूप से देखें, विस्तृत रूप से किससे स्टडी करेंगे? जीवाश्म के जो प्रमाण हैं उसके आधार पर। तो जंतुओं का वितरण सबसे ज़्यादा 2 भूगर्भिक हलचलों के कारण प्रभावित हुआ। पहला पर्वतीकरण क्रिया जिसको लैरामाइड क्रांति, लैरामाइड रिवॉल्यूशन कहते हैं, जिसकी शुरुआत पैलियोजोइक युग में शुरू हुआ था। इसके अंतर्गत एप्लेशियन, यूराल, विंध्यन आदि पर्वतों की रचना हुई और क्रिटेशियस युग के अंत में हुई ये पर्वतीकरण की क्रिया हिम युग से भी प्रभावित हुई और उस समय महासागरों का जल स्तर 300 फीट से भी अधिक नीचे चला गया था। तो उसी समय ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप और गैलापागोस द्वीप जो है अलग अलग होते हैं। गैलापागोस द्वीप कहाँ है? पेरू के पास में, पेरू के तट के पास में। तो ये वह युग था जब मछलियों की उत्पत्ति हुई और रेप्टाइल्स वर्ग के जंतु विकसित होने लगे थे। इसी कारण से इन क्षेत्रों के जीव जंतुओं का विकास पृथक रूप से हुआ। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के जंतु बहुत ही अविकसित अवस्था में पाए जाते हैं। वहाँ मार्सुपियल जैसे जंतु है जिसमें केवल कंगारू की ही वहाँ पे 300 से अधिक जातियाँ पाई जाती हैं। इन जंतुओं की अविकसित अवस्था से सिद्ध होता है कि इनका सम्मिश्रण विश्व के अन्य भागों के जंतुओं से एक लंबे समय तक नहीं हुआ। इसी प्रकार गैलापागोस द्वीप में स्तनधारी जंतु बिल्कुल नहीं पाए जाते। ये द्वीप पेरू के तट से लगभग 600 किलोमीटर दूर एकाकी रूप में स्थित है, इसलिए इनमें मैमल्स का यहाँ पर गहरे प्रशांत महासागरीय जल को पार करके आना असंभव हुआ। न्यूजीलैंड भी पिछले जो है 1350 करोड़ वर्षों से शेष विश्व से पृथक रहा है। तो यहाँ पर भी जो है स्तनधारी जंतुओं का अभाव पाया जाता है। इसमें भी यहाँ पर मांसाहारी पशु बिल्कुल नहीं मिलते, इसलिए यहाँ कीवी, इप्टेरिक्स, एम, रिहा जैसे नहीं उड़ सकने वाले पक्षी पाए जाते हैं। क्योंकि इन पक्षियों को अपने शत्रुओं से कभी भी भय नहीं रहा, इसलिए इन्होंने उड़ने का प्रयास ही नहीं किया। इसी प्रकार अंटार्कटिका महाद्वीप, चट्टम द्वीप, मैक्यूरेने द्वीप और टेरा डे कुहन द्वीप में पेंगुइन पक्षी पाए जाते हैं जो उड़ नहीं सकते। इन क्षेत्रों में भी स्तनधारी मांसभक्षी जंतु बिल्कुल नहीं है। फिर पर्वतीकरण क्रिया का दूसरा युग इयोसिन युग में प्रारंभ हुआ, जिसे एल्पाइन पर्वतीकरण भी कहते हैं। तो वैगनर के अनुसार इस युग में पेंजिया का पृथक्करण प्रारंभ हो गया था। उत्तरी गोलार्ध में सीमित थल भाग दक्षिण और पश्चिम की ओर प्रवाहित होने लगे थे। इसी युग में जीवाश्मी
अवशेष को देखने से पता चला है कि इस युग में पूर्व दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका महाद्वीप एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। ब्राज़ील के पठार और दक्षिणी व मध्य अमेरिका के पठारों की चट्टानों में हम देखते हैं कि बहुत समानता दिखाई देती है। इन दोनों क्षेत्रों में पठारी भागों में हीरा और सोना युक्त चट्टानें मिलती हैं। दोनों पठारी भागों के चट्टानों में नोथोफेगस, एक समुद्र तटीय वृक्ष, ग्लोप्टोरिक्स जंतु के जीवाश्म मिलते हैं। इयोसीन युग में इन उष्णकटिबंधीय वृक्षों और जंतुओं की पैंजिया के दक्षिणी भागों में अधिक उत्पत्ति हुई थी। ये जीवाश्म विश्व के अन्य क्षेत्रों में नहीं पाए जाते। तो भौगोलिक पृथक्करण के बाद इन वृक्षों और जंतु की जातियां लुप्त हो गई, क्योंकि ये भाग महाद्वीपीय प्रवाह के कारण अधिक दक्षिण क्षेत्रों में प्रभावित हो गए, जिससे जलवायु में भिन्नता आ गई। एल्पाइन पर्वतन क्रिया जो एक लंबी अवधि तक चलती रही और जिसके कारण नवीन मूर्धार पर्वतों की उत्पत्ति हुई, भौगोलिक पृथक्करण यानी कि ज्योग्राफिकल आइसोलेशन करने में अत्यंत प्रभावशाली रही। इसके फलस्वरूप हिमालय, आल्प्स, रॉकीज, एंडीज व मध्य एशिया के विभिन्न विशाल पर्वतों की उत्पत्ति हुई। उस समय स्तनधारी जंतुओं का प्रसार संपूर्ण महाद्वीपों में हो चुका था। ये चौपाए जंतु ऊंचे पर्वतों की बाधाओं को पार करके एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में नहीं जा सकते थे। इसके परिणाम स्वरूप पहले आर्कटिक प्रदेश के जंतु ओरिएंटल प्रदेश के जंतुओं से पृथक हो गए। यही कारण है कि मलाया में पाए जाने वाला टापिर जंतु दक्षिण अमेरिका के टापिर जंतु से भिन्न है। नेपाल में पांडा, याक, मस्क डियर जैसे जंतु पाए जाते हैं, जबकि हिमालय के दक्षिणी भागों में इनकी उत्पत्ति नहीं हुई है। इसी प्रकार एंडीज पर्वतों के पश्चिमी और पूर्वी ढालों पर जंतुओं की विभिन्नताएं दिखाई देती हैं। एंडीज पर्वतों की उत्पत्ति के बाद अर्जेंटीना और चिली प्रदेश के जंतुओं का सम्मिश्रण नहीं हो सका है। एंडीज के पश्चिमी भागों में चिंचिला, ओपोसम, लामा, इग्वाना जैसे स्तनधारी पशु पाए जाते हैं, जो पूर्वी ढालों पर नहीं मिलते। इसी तरह से उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका का पनामा जलद मरु मध्य द्वारा सम्मिश्रण भी पृथ्वी पर एक नवीन परिघटना है। ग्वाटेमाला और पनामा के बीच जो निम्न भूभाग द्वारा ये दोनों भाग पृथक थे, इसलिए दोनों महाद्वीपों के जंतुओं का विकास भिन्न रूप से हुआ। संभवतः प्लायोसीन युग में आज से लगभग 1.5 करोड़ वर्ष पूर्व ये दोनों महाद्वीप एक दूसरे से जुड़ गए। इस संयुक्तिकरण के कारण ऊंट, हाथी, घोड़े, भेड़, बकरियां जैसे जंतुओं का आवागमन इन दोनों महाद्वीपों में संभव हो सका। वर्तमान में ऊंट और हाथी, गैंडे जैसे जंतु इन क्षेत्रों में नहीं पाए जाते, परंतु इनके जीवाश्म इन दोनों महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर मौजूद है। अतः अनुमान लगाया जाता है कि ये जंतु मध्य एशिया से बहरीन जलद मरु द्वारा अलास्का तक पहुँचे और वहाँ से पश्चिमी तट के किनारे होते हुए मध्य अमेरिका व दक्षिण अमेरिका तक फैल गए। इनहेरिंग ने इस संदर्भ में बेहरिंगिया थल सेतु की कल्पना की है। अतः इस थल सेतु के अभाव में अलास्का और साइबेरिया के मध्य स्थित 4000 फीट से अधिक गहरे बेरिंग सागर को पार करके इन जंतुओं का महाद्वीपीय प्रसारण करना संभव नहीं था। इसलिए प्लायोसीन युग में अवश्य ही यहाँ एक थल सेतु उत्पन्न हुआ होगा। प्लास्टोसिनियम युग के समय महासागरीय जल स्तरों के कम हो जाने के कारण इस थल सेतु के माध्यम से ऊंट, हाथी, गैंडे जैसे पशु अमेरिकी महाद्वीपों तक पहुँचे थे, परंतु अंतर हिमयुग के समय महासागरीय जल स्तर के पुनः बढ़ जाने के कारण आवागमन के मार्ग बंद हो गए
और इनकी जातियां जो है अमेरिका से विलुप्त हो गई। तो भौगोलिक पृथक्करण का सबसे अधिक प्रभाव प्लास्टोसिन हिमयुग के समय हुआ। माल्टा, साइप्रस, जिब्राल्टर जैसे छोटे द्वीपों में मैमथ, हाथी, दरियाई घोड़ों के जीवावशेष मिले हैं। इतने छोटे द्वीपों में इन बड़े जंतुओं की उत्पत्ति होना अथवा विकसित होना असंभव है। इसलिए यह अनुमान लगाया जाता है दोनाउ हिमयुग के समय इन जंतुओं का आवागमन इन क्षेत्रों में हुआ होगा, जबकि जल स्तर 600 फीट से भी कम हो गया था। इस विशाल और लंबे समय के हिमयुग के समय उत्तरी क्षेत्रों से इन जंतुओं का डिस्पर्जन दक्षिणी भागों की ओर हुआ होगा। ये जंतु टिरहोनियन थल सेतु द्वारा उत्तरी अमेरिका से दक्षिणी यूरोप की ओर गए। हिमयुग के समय इन्हीं मार्गों से वापस लौटने के समय समाप्त हो गए। भूमध्य सागर में स्थित टिरहोनियन थल सेतु की कल्पना करना वर्तमान में लेकिन असंभव प्रतीत होता है। यह सागर 4000 से 12000 फीट तक गहरा है, परंतु प्लायोसीन और प्लास्टोसीन युगों में टिरहोनियन उच्च भूमि अवश्य उत्पन्न हुई थी, जिससे अल्जीरिया, सिसिली, माल्टा, इटली के भूस्थलों को एक दूसरे से जोड़ दिया था। शूकर्ट, जो कि एक ज्योग्राफर थे, इन्होंने 3 थल सेतुओं की कल्पना की है जो उत्तरी अफ्रीका और दक्षिणी यूरोप को जोड़ते थे। पहला थल सेतु मोरक्को से जिब्राल्टर द्वीप होता हुआ स्पेन के दक्षिण भाग को मिलाता था। इसे गैलिसिया थल सेतु कहा गया। दूसरा अल्जीरिया से सिसिली होता हुआ इटली तक थल मार्ग था, जिसे कार्सिका थल सेतु कहा गया। तीसरा थल सेतु मिस्र से साइप्रस होता हुआ टर्की के दक्षिणी तट तक था, जिसे वेलासिया थल सेतु कहा गया। इन थल सेतुओं के विध्वंस हो जाने के कारण दक्षिण यूरोप और उत्तरी अमेरिका के जंतुओं में पृथक्करण हो गया। अफ्रीका के जीव जंतु जैसे जिराफ, जेब्रा, शेर, दरियाई घोड़े, गैंडे, हाथी आदि जंतु यूरोप में नहीं पाए जाते और यूरोप के जंतु हिरण और सूअर दक्षिणी अफ्रीका के भागों में नहीं मिलते। इसी तरह से आइसोलेशन का एक स्पष्ट प्रमाण एजोर्स कनारी द्वीपों में भी देखने को मिलता है। ये द्वीप अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर 400 से 1500 किलोमीटर दूर अटलांटिक महासागर में स्थित है। इन द्वीपों में स्तनधारी पशु नहीं पाए जाते हैं, परंतु ताजे जल की मछलियाँ और रेंगने वाले जंतु अधिक संख्या में मौजूद है। इससे स्पष्ट होता है कि इन द्वीपों का पृथक्करण पैलियोजोइक युग के अंत में ही हो गया था। तो शूकर्ट ने इस संदर्भ में आर्क एटलांटिस नामक थल सेतु की जो है कल्पना कही। संभवतः उस समय दक्षिणी यूरोप से कनारी द्वीप द्वारा होता हुआ एक थल सेतु दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के पश्चिमी तट तक विद्यमान था। अटलांटिक महासागर का बनना भी एक नवीन घटना माना जाता है, जिसके फलस्वरूप ये थल सेतु पृथक हो गया और जंतुओं में आइसोलेशन हुआ। मध्य एशिया में बेकाल और बाल्कस झीलों में सील मछली का पाया जाना भी ज्योग्राफिकल आइसोलेशन का कारण माना जाता है। ये स्तनधारी पशु ठंडे समुद्रों में रहते हैं। ताजे पानी की झीलों में इनकी उपस्थिति आश्चर्य है। अतः अनुमान लगाया जाता है कि पैंजिया महाद्वीप के विघटन के समय ये जंतु इसी क्षेत्र में पृथक्करण के परिणाम स्वरूप रह गए, जिनकी उत्पत्ति आज भी जारी है। थैंक यू।